तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब पर। और प्यारे बच्चों, देखिए ये जो है क्लास आज की क्लास नंबर 21 है। और इस क्लास के अंदर मैं आपको साइबर जो अपराध का कुछ बचा हुआ पॉइंट था वो कराने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी, क्योंकि इससे पिछली क्लास में जो पॉइंट हमने कवर करे थे वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, बेसिक पॉइंट आपने जान लिए थे। लेकिन ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को देखे बिना आपका काम नहीं चलने वाला। यदि आप ये सोचते हो कि उस क्लास से कंप्लीट हो जाएगी, क्वेश्चन आपके ज्यादातर यहां से लगेंगे। तो पिछली क्लास में जो कंटेंट मैंने कराया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, ये सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए थे। तो बेसिक फैक्ट जो भी थे, जो आपसे पूछे जा सकते हैं, संभावनाएं बन सकती हैं, वो मैं आपको करा चुका हूँ। तो चलो नए वाले बच्चों के लिए बता दें, जो नए बच्चे मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो ये सभी टॉपिक मैं होम गार्ड, देखिए होम गार्ड वाले बच्चों के लिए स्पेशल है ये टॉपिक। उसके साथ साथ यूपी कांस्टेबल वालों के लिए भी उतने ही है। दोनों का सिलेबस सेम है, कुछ अंतर नहीं है। तो ये चीजें आप ध्यान से समझ लेना। और क्लास मेरी आज स्टार्ट होगी यहां से। कंप्यूटर के वायरस और मालवेयर के बारे में जानेंगे, और यहीं से क्वेश्चन बने हैं। आज तक जितने भी क्वेश्चन साइबर अपराध से बने हैं वो ज्यादातर यहीं से बने हैं, जिसके अंदर हम मालवेयर को जानेंगे, वायरस को जानेंगे, एंटी मालवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं और एंटी वायरस कौन से होते हैं। बस इन चीजों के बारे में जानेंगे। बेसिक डिटेल से ही क्वेश्चन बनते हैं, बाकी ज्यादा पॉइंट आपके यहाँ से नहीं बनते। चलिए, कंप्यूटर वायरस, मालवेयर, वायरस का स्रोत पिछली क्लास में मैं बता चुका हूं। इंटरनेट का होना जरूरी है और उसके साथ साथ कंप्यूटर का होना जरूरी है, तभी वायरस फैल सकता है। वायरस की फुल फॉर्म की बात की जाए तो वायरस की जो फुल फॉर्म है आज तक एक ही एग्जाम में पूछी गई है, और वो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था उसी में पूछी गई है, नहीं नॉर्मली नहीं पूछी गई। एक बार देखेंगे, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसका रट्टा मारने बैठ जाइए, बस एक बार कैजुअली देख लीजिए, एग्जाम के अंदर बनेगी तो आंसर कर देना। विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज, ये सेज है, सेज नोट साइज, सेज। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। कैजुअली देख के आप बस इतना ही याद करोगे और कुछ नहीं। आविष्कारक ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। पूछे वायरस के आविष्कारक कौन है, तो फ्रेड कोहेन वायरस के आविष्कारक हैं। पहला जो वायरस था कंप्यूटर वायरस कौन सा था, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये था अल्क क्लोनर। अल्क क्लोनर जो है ये विश्व का पहला वायरस था जो एप्पल कंप्यूटर में इंसर्ट किया गया था। नेक्स्ट से बनेगा मालवेयर। ये क्वेश्चन देखिए, लैंग्वेज देख लीजिए अच्छे से, यूपी पुलिस 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर के लिए हानिकारक है, तब आंसर करना था मालवेयर। मालवेयर, ये मालवेयर होता है। मालवेयर आक्रमण तब होता है जब कोई सिस्टम वायरस से संक्रमित हो जाता है। तो यदि पूछता है कि यदि कोई सिस्टम जो है वायरस से संक्रमित हो जाता है, वो क्या होता है, मालवेयर आक्रमण होता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। यहां से बस इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। मालवेयर के प्रकार की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रकार हैं, जैसे ये हो गया ब्रेन, हो गया आई लव यू, हो गया हैप्पी बर्थडे, हो गया। इनकी ये वाली लैंग्वेज आपको क्वेश्चन के अंदर दी होगी और आपको ऑप्शन में ये दिए होंगे। जैसे मैं नॉर्मली बात करूं, यहाँ पे लिख देता हूं ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, और डी भी कोई और हो सकता है। तब जैसे यहाँ पे भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला वायरस, फिर आपने ये ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। इससे पहले देखते हैं कीपर, क्रीपर बोलेंगे इसको। क्रीपर क्या था, क्रीपर विश्व का पहला नेटवर्क वायरस था जो 1971 में देखा गया था। डेट याद नहीं रखनी, केवल इसका नाम याद रखना है, क्रीपर, बस। जिसे बॉब थॉमस ने क्या किया था, बनाया था। और इसके अर्पानेट जो पहला इंटरनेट प्रोग्राम था वो कौन सा था, अर्पानेट को संक्रमित किया गया था। ये बात करेंगे बस इसमें। रीपर की बात की जाए तो रीपर जो है क्रीपर वायरस को हटाने के लिए रीपर वायरस का इस्तेमाल किया गया था। ये एंटीवायरस था। तो ये एक तरह का एंटीवायरस था, वायरस था लेकिन था एंटीवायरस। तो इस तरह से आपने बस ये वाली लैंग्वेज अच्छे से रट्टा मारनी है, और ऑप्शन आपको ये मिलेंगे। जैसे पूछा जाएगा यह भारत का पहला बूट सेक्टर वायरस था, तब आंसर करोगे आप ब्रेन। पूछा जाए वर्ष 2000 में अब तक का भारत का सबसे शक्तिशाली वायरस जो भारत के अंदर फैला है वो कौन सा था, ये था आई लव यू। नेक्स्ट आ जाएगा आपका पॉलीमार्फिक वायरस। पॉलीमार्फिक वायरस क्या है, पॉलीमार्फिक वायरस जो है, देखिए आपसे पूछा जाएगा यह स्वचालित रूप से स्वयं को कूटबद्ध करता है और अपनी प्रतिलिपियां खुद बनाता है, यानी कि अपनी कॉपी बनाता चलता है। ठीक है, तो यदि ये पूछता है कौन सा वायरस होगा, फिर ये पॉलीमार्फिक होगा।
कुकीज की बात की जाए, नॉर्मली आपके फोन में भी क्रिएट होती है, आपका जो लैपटॉप होगा या टैबलेट होगी या कंप्यूटर होगा उसके अंदर भी कुकीज इंस्टॉल होती रहती हैं, ऑटो होती हैं। जैसे आप ब्राउजर पे कुछ सर्च करने गए, आपने कोई वेबसाइट सर्च करी तो उसकी कुकीज आपके फोन में बनेगी, आपके कंप्यूटर के अंदर बनेगी। इसीलिए क्या होता है, ये वेब ब्राउजर की सर्च हिस्ट्री से, तो मैंने बताया कि आप कुछ भी सर्च करोगे इंटरनेट पर तो उसकी कुकीज आपके फोन के अंदर बनेगी बनेगी, और ये स्वतः डिलीट भी होती रहती है। इसके अंदर ऑटो फंक्शन होता है आपके फोन के अंदर भी और कंप्यूटर के अंदर भी, डिलीट भी होती रहती है, नहीं तो डिलीट भी करनी पड़ती है। वेब ब्राउजर की सर्च हिस्ट्री से यूजर की जानकारी का पता लगाता है, तो जो जो चीजें आपने सर्च करी है उसका पता कौन लगाएगी, कुकीज लगाएगी। वर्म, वर्म की बात की जाए, यह अकेले आता है और अपनी प्रतिलिपियां, खुद की कॉपी बनाता रहता है। अब दो क्वेश्चन यहां पर हो गए, अब आप कंफ्यूजन हो जाओ, कंफ्यूजन आएगा आपके दिमाग में, सर कौन सा लगाएंगे। देखिए, लैंग्वेज डिपेंड करेगी कि यह स्वचालित रूप से स्वयं को कूटबद्ध करता है और अपनी प्रतिलिपियां स्वयं बनाता है, तब आपने आंसर करना है पॉलीमार्फिक। और यदि आपसे पूछा जाता है अकेले आता है और अपनी प्रतिलिपियां स्वयं बनाता चलता है, यह क्या है, हार्ड डिस्क को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, फिर आपने वर्म करना है, इंपोर्टेंट रहेंगे दोनों के दोनों आपके। उसके बाद आ जाएगा आपका स्टैक्सनेट। स्टैक्सनेट क्या है, ये औद्योगिक प्रणाली जो है, बड़ी बड़ी जैसे भेल गेल बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको निशाना बनाता है। तो ये यूपी पुलिस देखिए 2019 का एग्जाम हुआ है, उसमें पूछा भी गया है, तो इंपोर्टेंट रहेगा ये भी आपके लिए। ठीक है, देखिए, जिसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमला किया था, कौन सा वायरस था, तो स्टैक्सनेट। नॉर्मली बात की जाए, विश्व स्तर पर यूएनओ या और बड़ी बड़ी जो देश हैं वो ईरान को परमाणु बम या परमाणु हथियार बनाना नहीं दे रहे, मना कर रहे हैं। और उसके जब भी वो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करता है तभी वहां पर कोई ना कोई जाता है, या ऐसे वैज्ञानिक होते हैं और एक जैसे आपने देखा होगा कि फिल्मों में कोई जाकर उनकी हत्या कर देता है, उनको मार देता है, या उसके परमाणु जो भी उनके प्रोग्राम चलते हैं उनको खत्म कर देता है। तो यही युद्ध चल रहा है ईरान का, तो आपने ध्यान से इसको भी पढ़ लेना। मैंने रिलेट कर दिया, देखिए अब आप इसको नहीं भूल पाओगे क्योंकि ईरान का युद्ध चल रहा है, तो पूछा भी जा सकता है आपसे, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, मैं बार बार आपको समझाता हूं। ठीक है, ट्रोजन की बात की जाए तो ट्रोजन ये क्या है, ये फेक सॉफ्टवेयर या नकली प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। तो मान लीजिए कोई ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है, उसका फेक सॉफ्टवेयर बनाना हो तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, ट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट पर आने वाले फेक सॉफ्टवेयर डाउनलोड अलर्ट कौन देता है, किसके होते हैं, तो ट्रोजन के होते हैं, आंसर करोगे। यह डिवाइस से यूजर की निजता जो प्राइवेसी है उस पर हमला करता है, तो आपने ध्यान कर लेना। जैसे मान लीजिए कि आपने ट्रोजन का कोई सॉफ्टवेयर है, कोई एप्लीकेशन है, आपने उसको इंस्टॉल कर लिया और वो पता लगा कि बैकग्राउंड में जो थी वो ट्रोजन था, ट्रोजन वायरस था, तो वो क्या काम करेगा, आपके डिवाइस से, डिवाइस जो भी होगा, आपका मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, उससे आपकी जितनी भी प्राइवेसी फाइल है, प्राइवेट फाइल है या कुछ भी, उस पर हमला करने वाला है, फिर वहां से वो जानकारी चुरानी स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट आ जाएगा स्पाईवेयर। स्पाईवेयर दो प्रकार का होता है, और मैं फिर बता देता हूं प्यारे बच्चों, आप इससे बोर मत होना, लैंग्वेज आपसे ऐसी ही बनेगी। क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा यह जासूसी करने वाला मालवेयर है, तब आप आंसर करोगे स्पाईवेयर। दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है इसका एड लॉगर और दूसरा होता है की लॉगर। यूजर द्वारा बनाई गई सारी की को स्कैन करता है और उसके बाद जानकारी चुराना स्टार्ट कर देता है। तो जो जो आपने की दबाई है, नॉर्मली ये पासवर्ड जो है, जैसे आपके फोन के अंदर पासवर्ड लगा हुआ है या आपका जो गूगल पे, फोन पे है उसमें पासवर्ड लगा हुआ है, तो उसको जानकारी देख लेगा कि आप कौन कौन सी की दबाकर इसको एक्सेस कर रहे हैं, अपने फोन पे को या गूगल पे को, तो उसकी जानकारी ये लगाएगा। एड लॉगर क्या काम करता है, नॉर्मली आपने देखा होगा कि आपके फोन में, आपके भाई के, बहन के या किसी के फोन में यदि कोई नॉर्मल कोई ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद स्क्रीन पर बहुत सारे ऐड आने लग जाते हैं, फोटो ऐड आते हैं, वो काम होता है एड लॉगर का। एंटीवायरस, अब एंटीवायरस का क्या काम है, एंटीवायरस का काम है ये जो वायरस आए हैं इनको खत्म करने का काम कौन करेगा, एंटीवायरस करेगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा इसका प्रयोग इन्फेक्टेड फाइलों को क्लीन करने के लिए किया जाता है, तब आप बात करोगे एंटीवायरस। सब बच्चे जानते हैं, फोन चलाते हैं तो सभी को पता है इसके बारे में। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं एंटीवायरस के, क्विक हील बहुत ज्यादा फेमस है, क्विक हील। उसके बाद आ जाएगा ट्रेंड माइक्रो, उसके बाद आ जाएगा एवीजी। ये कुछ एग्जाम्पल है, हो सकता है आपसे 4 ऑप्शन दिए जाएं और पूछा जाए कि भाई ये बताइए कि इसमें से कौन सा एंटीवायरस है, तो तब आपने ये, ज्यादातर यही फेमस है। और एक विंडो डिफेंडर के नाम से भी है, विंडोज डिफेंडर, जो आपका कंप्यूटर होता है
माइक्रोसॉफ्ट का ही है, ये ऑटो इंस्टॉल होता है आपके कंप्यूटर के अंदर, तो आपको बाहर से ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब से बात की जाए, अब से 10-12 साल पहले इनका बड़ा ट्रेंड था। एवीजी, एवेस्ट और पांडा, ये कुछ इंपोर्टेंट है जो मैंने आपको नाम बताए। नेक्स्ट आ जाएगी फायरवॉल। फायरवॉल का क्या काम है, मान लीजिए ये यहाँ इंटरनेट है, आपने कोई वेबसाइट खोली, वेबसाइट को आपके फोन में एक्सेस करने के लिए एक फायरवॉल होगी, यानी कि जो वेबसाइट आप खोल रहे हो, जो एक्सेस आप कर रहे हो, कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं है, उसके अंदर वायरस तो नहीं है, तब वो आपको खोलने देगी, तब एक्सेस करने देगी। यही फायरवॉल का काम है। हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दोनों प्रकार का हो सकता है, काम इसका इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है और इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा मैं। देखिए यह इंटरनेट से आने वाले डेटे को फिल्टर करता है, मैंने बताया, और अनधिकृत यानी कि अनऑथराइज्ड जो फाइल है, एक्सेस है, उसको ब्लॉक करता है, और यूपी पुलिस में पूछा जा चुका है। हैकर के आक्रमण से बचने के लिए फायरवॉल जो है उसका इंस्टॉल करना जरूरी है। वैसे तो कंप्यूटर के अंदर नॉर्मल होता ही है और आपको मोबाइल के अंदर इतनी खास जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद आ जाते हैं यहां से, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था और लॉक भी किया था कि आपके क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, और तकरीबन ये 12 पॉइंट मैंने लिखे थे, और अभी इसके अंदर तकरीबन 20-22-25 पॉइंट और होंगे जो आपको याद करने ही पड़ेंगे। ऐसे नहीं है कि पिछली क्लास में जैसा मैं बता रहा था कि भाई आप इसे ही कर लो याद, बस आप सारे देखिए, हो सकता है कोई क्वेश्चन वहां से बने, टफ बनेगा एग्जाम, तो आपका फिर आप उस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। नॉर्मली बात की जाए, ये जो लॉक लगाना है, तो जीएस की मैं बात करूं, जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अथाह समुद्र है, बहुत बड़ा है, कहां से क्या चीज बनेगी कुछ नहीं पता। दूसरा, आप 1000 क्वेश्चन पढ़ते हो, 1000 क्वेश्चन पढ़ने के बाद जरूरी नहीं है कि वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन लगेगा, 1000 क्वेश्चन आपके खराब। और उसमें भी बड़ी बात यह हो जाती है कि यदि मैं किसी क्वेश्चन के ऊपर लॉक लिख रहा हूं तो ये अपना आप में बहुत बड़ी बात है, और ये एक एक्सपीरियंस है जो मेरे पिछले कुछ 16 वर्षों का एक्सपीरियंस है, उस पर ही मैं बताता हूं कि ये लॉक्ड है। और इसीलिए मैंने बताया था कि ये नॉर्मल बात नहीं कह सकता, मैं अपने लिए तो नहीं कह सकता। जब मैं तैयारी करता था तो 1000 क्वेश्चन, जब 2000 PYQ की ऐसी बुक आती थी ब्रीक ब्रीक सी, तो 2000 2500 क्वेश्चन पढ़ते थे और पता लगा एग्जाम में गए एक भी क्वेश्चन नहीं मिला वहां से। और अब की बात देखिए, जितनी मेरी क्लासें हो चुकी हैं, इन सभी क्लासों को यदि आप देखोगे तो 10 से 15 क्वेश्चन तो यहां से, और होमगार्ड वालों के तो कम से भी कम 20 क्वेश्चन के समथिंग भी लग सकते हैं यहां से। तो 10-12 क्वेश्चन तो नॉर्मली मेरी जितने टॉपिक हुए, 8-10 टॉपिक शायद मैंने करा दिए, इनसे 10-12 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए, तो ये करेंगे अब हम यहां पर साइबर क्राइम, जो साइबर अपराध है उसके कौन कौन से प्रकार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कई बार ऐसी होती है कि क्लासों के अंदर मैं कुछ बातें करता हूं तो उनको भी थोड़ा सा ध्यान से सुन ले करो, वो आपके भविष्य के लिए काम आए। स्पैम ईमेल, आपका ईमेल बॉक्स वो है एप्लीकेशन, जब उसे खोलोगे तो इधर की साइड आउट बॉक्स लिखा होगा, इनबॉक्स लिखा होगा, सेंड मेल लिखा होगा, और उसी में लिखा होगा एक स्पैम मेल बॉक्स होगा। तो जो भी ऐसे स्पैम मेल होते हैं, यानी कि वो वायरस से इन्फेक्टेड हो सकते हैं या आपके कंप्यूटर या आपके फोन को नुकसान पहुंचाते हैं, वो सीधे ऑटो ही जीमेल के द्वारा आपके स्पैम मेल में चले जाएंगे। कई बार तो ऐसा भी होता था, जब 2018 का यूपी पुलिस का वो भरा जा रहा था, फॉर्म भरा जा रहा था, तो उस टाइम पे जो ओटीपी आता था, जो वहां से ओटीपी आता था गूगल पे, वो स्पैम मेल में भी जा रहा था। तो इसका काम ये भी है, जब बहुत बार ओटीपी जाने लग जाते हैं, आने लग जाते हैं फोन में, तब भी स्पैम मेल में चले जाते हैं। इसको जंक या अवांछित विज्ञापन वाले ईमेल स्पैम कहते हैं। ऐसे विज्ञापन जो आपने नहीं देखने या आपको कंप्यूटर को, आपके फोन को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो सीधे कहां जाएंगे, स्पैम मेल में। और ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। एक निश्चित पते पर किसी यूजर द्वारा बार बार ईमेल यदि भेजेंगे तो तब भी कहां जाएंगे, वे स्पैम ईमेल में जाएंगे। स्पैम मेल की बात की जाए तो इसके बारे में इतनी जानकारी जरूर याद रखना, ज्यादातर वायरस जो है इसी के माध्यम से आपके फोन और कंप्यूटर में इंसर्ट होते हैं। नेक्स्ट पूछा जाएगा आपसे हैकिंग। हैकिंग देखिए वैसे तो कई प्रकार की होती है, हैकर कौन होते हैं और हैकिंग क्या होती है। तो ब्लैक हैट हैकर होते हैं, व्हाइट हैट हैकर होते हैं, ग्रे हैट होते हैं, रेड होते हैं, ग्रीन होते हैं। लेकिन दो मैं आपको बताऊंगा कि दो तो आपने बिल्कुल रट्टा मारना ही मारना है। हैकर कौन होते हैं, कंप्यूटर सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य और अनऑथोराइज्ड
यानी कि अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करना क्या कहलाएगा? हैकिंग कहलाएगा। पूछा जा चुका है यूपीएसआई के अंदर ये 2021 में। और हैकर कौन होता है? अब हैकिंग तो मैंने बता दिया क्या है। आप किसी के कंप्यूटर में अनऑथोराइज तरीके से एक्सेस कर लेते हो, वो हैकिंग कहलाएगा। और हैकर वो कहलाएगा जिसने वो अनऑथोराइज तरीके से एक्सेस किया है, जिस बंदे ने वो किया है, तो वो क्या कहलाएगा? वो हैकर कहलाएगा। वह व्यक्ति जो अवैध तरीके से जानकारी प्राप्त करने या उसे नष्ट करने के लिए अपने ज्ञान का प्रयोग करता है। नॉर्मली इंटेंशन आपका सही है या गलत है, और आप फिर वहां पर क्या है, अनऑथोराइज तरीके से एक्सेस कर रहे हो, वो ही हैकर हो आप फिर एक तरह से। यहां पे आ जाएगा ब्लैक हैट हैकर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाना चाहिए यहां से क्वेश्चन। दुर्भावनापूर्ण या कि इंटेंशन सही नहीं है, गलत इंटेंशन से आपके फोन या कंप्यूटर के अंदर एक्सेस किया है, तब वो क्या कहलाएगा? ब्लैक हैट हैकर कहलाएगा। और ये देखिए क्या करेगा? वित्तीय लाभ, या तो आपके जो अकाउंट है, जो फोन पे वगैरह है, उससे एक्सेस लेकर आपके फोन से सारा बैलेंस खत्म कर देगा, या तो ये कर सकता है, या आपकी जो प्राइवेसी है उसको ब्रेक कर सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। व्हाइट हैट हैकर क्या होते हैं? इनका इंटेंशन सही होता है, तो ये सही सोच के साथ करते हैं, मतलब कि इथिकल हैकर भी बोलते हैं इसको। ये इनका इरादा गलत नहीं होता। ये नॉर्मली क्या होता है, जब सरकार को किसी चीज की जानकारी लेनी होती है, पुलिस को या सरकार को, या ऐसा हो सकता है कोई आतंकवाद में लिप्त है और उसके फोन की या कंप्यूटर की जानकारी लेनी होती हो, तब वे जो हैकर होते हैं वे व्हाइट हैट हैकर होते हैं। इनका इंटेंशन बिल्कुल सही होता है। ग्रे हैकर, हैट हैकर, ब्लू हैट हैकर, नॉर्मली इनको हम स्किप करके चलेंगे, नहीं पूछे जाएंगे। बस एक बार यदि आपने पीडीएफ से देख भी लिए तो उसी से आपका काम हो जाएगा। ज्यादातर क्वेश्चन आपके ब्लैक हैट हैकर से बनेंगे और व्हाइट हैट हैकर से बनेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा फिशिंग। अब फिशिंग क्या है, और इस क्वेश्चन को मैंने लॉक किया था और फिर से लॉक कर देता हूं कि आपके एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा ही जाना चाहिए। भरोसेमंद स्रोत बनकर संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर का नाम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड की डिटेल या फोन पे, गूगल पे का इनका पासवर्ड चुराने का प्रयास करता है या चुरा लेता है, उस चीज को क्या कहा जाता है? उस चीज को कहा जाता है साइबर क्राइम में फिशिंग कहा जाता है। स्पेयर फिशिंग क्या होती है? विशिष्ट व्यक्तियों या संगठनों को निशाना बनाकर, मान लीजिए कोई बड़े व्यक्ति की प्रोफाइल, जैसे मोदी जी हैं, उनकी प्रोफाइल या ट्विटर प्रोफाइल को कोई निशाना बना लेता है, या कोई संगठन है, जैसे हमारा संगठन है, इसरो है या डीआरडीओ है, उसको निशाना बनाने वाला जो कार्य होगा वो क्या कहलाया जाएगा? स्पेयर फिशिंग कहलाएगा। स्मिशिंग क्या हो जाएगा? स्मिशिंग हो जाएगा एसएमएस या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से धोखाधड़ी करना, नॉर्मल क्या कहलाएगा? स्मिशिंग कहलाएगा। फिशिंग के कुछ ये प्रकार हैं, एक बार नॉर्मली देख लेते हैं, क्योंकि फिशिंग पे मैंने लॉक लगाया है तो इसके कोई से भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। इमेज फिशिंग नॉर्मली आप जान जाओगे, छवि जो होती है उसको इंग्लिश में इमेज कहा जाता है, तो दुर्भावनापूर्ण छवियों का उपयोग करना इमेज फिशिंग कहलाएगा। कैट फिशिंग नकली प्रोफाइल बनाकर किसी के साथ बातचीत करना कैट फिशिंग कहलाएगा, और ये बहुत सारे लड़के करते हैं, लड़कियों की प्रोफाइल बनाकर चैटिंग करते रहते हैं। व्हेलिंग क्या कहलाएगा? व्हीलिंग जो हो जाएगा उच्च प्रोफाइल व्यक्तियों, जैसे सीईओ वगैरह होते हैं किसी कंपनी के, तो उनको निशाने बनाना क्या कहलाएगा? व्हेलिंग कहलाएगा। विशिंग क्या कहलाएगा? वॉइस कॉल के माध्यम से, तो वी से वॉइस कॉल, तो इस तरह से आप इसको याद रखोगे। उसके बाद क्लोन फिशिंग क्या कहलाएगा? वैध ईमेल या वेबसाइट की हूबहू कॉपी बना लेना, और कॉपी बनाकर फिर जो यूजर है ओरिजिनल वेबसाइट पे ना जाकर नकली वेबसाइट पे जाएंगे, वो क्या कहलाएगा? क्लोन फिशिंग कहलाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपका की लॉगर्स। की लॉगर्स मैंने पढ़ा दिया आपको, 2 लॉगर पढ़ाए थे, ऐड लॉगर और की लॉगर, तो ये मैं पढ़ा चुका हूं। आपके पीसी पर टाइप की जाने वाली हर चीज के रिकॉर्ड करके उसके पासवर्ड, यानी कि की जो जोन सी दवाई है, तो उसको जानकारी को पता कर लेता है। कौन करता है? तो की लॉगर्स। साइबर बुलिंग इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साइबर बुलिंग ये क्या होती है? एक धमकी होती है, सोशल मीडिया के माध्यम से डराना, उत्पीड़न करना या बदनामी करना, ये क्या कहलाएगा? साइबर बुलिंग कहलाएगा। इसके बाद आ जाएगी साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग में क्या होता है? ऑनलाइन उत्पीड़न और ढेर सारे संदेश मेल के माध्यम से तंग करना क्या कहलाया जाएगा? साइबर स्टॉकिंग कहलाया जाएगा। और बार बार मैं बता देता हूं, ये क्वेश्चन है, आ चुके हैं एग्जाम के अंदर, रिपीट होंगे, जरूर होंगे। ये दोनों क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना अच्छे से।
और देखिए कंप्यूटर के कच्चे डेटे को प्रोसेस होने से पहले ही बदल देना। जैसे आप मान लीजिए एमएस वर्ड में कोई काम कर रहे हो, कोई फाइल बना रहे हो, और जब आप उसे सेव करने लगे तो उसको बदल दिया किसी ने, वो चीज क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी डेटा ड्रिडलिंग। तो डेटा ड्रिडलिंग भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी की बात की जाए तो कंप्यूटर प्रोग्राम की अनाधिकृत नकल और उपयोग। अनाधिकृत मतलब कि अनऑथोराइज्ड, बिल्कुल नकल और उपयोग। नॉर्मली भारत के अंदर 90% जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटरों के अंदर होते हैं वो सभी के सभी जो होते हैं पायरेटेड होते हैं, नकली होते हैं। नॉर्मली मैं अपनी बात करूं तो मेरे कंप्यूटर में जो विंडो है, विंडो 11 है, और इसकी जो कीमत है ओरिजिनल विंडो की कीमत वो तकरीबन 8 से 10,000 रुपए है, 10-12 हज़ार रुपए तक है। लेकिन ये मैंने 800-900 रुपए में खरीद ली थी। तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी भैया सॉफ्टवेयर पायरेसी। और ऐसे ही बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। वीडियो एडिटिंग के लिए आप देखते हो, जो बच्चे करते होंगे थोड़ी बहुत फोन में एडिटिंग करते होंगे तो देखते होंगे कि 250 रुपए में, 200 रुपए में आपको जो पर मंथ का ही चार्ज, जिनका 2-2 हज़ार रुपए मंथली का है, वो आपको 200-250 रुपए में लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है पूरा सॉफ्टवेयर। ये क्या कहलाता है? ये सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। सलामी अटैक। एक ही लेन देन में नगण्य या छोटा सा हिस्सा या अलक्षित हेराफेरी करना। क्या होता है? नॉर्मली आपका अकाउंट है और बहुत सारे अकाउंट से छोटे छोटे 10-10, 20-20 पैसे या 1-1 रुपया सभी से ले लिया, और सभी से लेने के बाद चुरा लिया, मतलब वो क्या कहलाएगा? सलामी अटैक कहलाएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन ये साइबर अपराध के अंदर बात करें तो एक छोटा सा हिस्सा, 1-1 रुपया किसी किसी के अकाउंट में, बहुत सारे लाखों अकाउंट में चुरा लिया तो लाख रुपए इकट्ठे हो गए और उन्हें पता भी नहीं लगा। नेक्स्ट आ जाएगा टाइम बॉम्ब। टाइम बॉम्ब क्या होता है? एक निश्चित तिथि, घटना या की कॉम्बिनेशन दबाने पर सक्रिय होने वाला ये मेलिशियर प्रोग्राम क्या कहलाता है? टाइम बॉम्ब कहलाता है। साइबर अपराध में टाइम बॉम्ब होता है, ये नॉर्मल टाइम बॉम्ब नहीं है। तो किसी घटना को अंजाम देने के लिए, मान लीजिए 26 जनवरी पे कुछ ऐसा प्रोग्राम इंटरनेट के माध्यम से वो करना जो हमारी देश की एकता और अखंडता को हनन करने वाला हो, और बिल्कुल टाइम सेट किया हुआ है कि भैया 26 जनवरी के दिन जैसे ही हमारा झंडा फहराया जाएगा तो हम क्या कर देंगे? टाइम बॉम्ब एक्टिव कर देंगे सोशल मीडिया पर। तो ये चीज आपने याद रखनी है। दूसरा आ जाएगा ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ट्रोजन क्या होता है? ये भी अनऑथोराइज्ड प्रोग्राम होता है जो वैध की तरह व्यवहार करता है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी आपके लिए। नेक्स्ट आ जाएगा ईमेल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग क्या होता है? इसमें नौकरी देने के बहाने, नौकरी या व्यवसाय के बहाने, नॉर्मली आपने देखा होगा कि आपके फोन पर मैसेज आते हैं कि घर बैठे ही 2,000 रुपए कमाइए, और थोड़ी देर काम करके 2,000 रुपए या 20,000 रुपए महीना घर बैठे कमाइए। तो ये सब क्या होती है? वे यही होती है, स्पूफिंग होती है। और यदि ये मेल के बहाने से ठगी की जाती है तो फिर वो क्या कहलाएगी? ईमेल स्पूफिंग कहलाएगी। वेब डिफेसमेंट। वेब डिफेसमेंट क्या होता है कि आप सरकारी रिजल्ट के होम पेज पे जाते हो नौकरी तलाशने के लिए, भाई कौन कौन सी भर्ती निकली है, रिजल्ट देखने के लिए या अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। यदि उसके होम पेज को ही हटाकर दूसरा पेज लगा दिया जाए, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा डिफेसमेंट कहलाएगा। वेब हाईजैकिंग। वेब हाईजैकिंग इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। किसी की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना। तो बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित कर लिया कि इसे तो मैं एक्सेस करने ही नहीं दूंगा, अब इसकी सारी चीजें मेरे अंडर में है, वो क्या कहलाएगी? वेब हाईजैक। हाईजैक कर लिया, नॉर्मली आप हाईजैक के नाम से जान जाओगे। मान लीजिए किसी ने किसी को प्लेन हाईजैक कर लिया या किसी को उठा लिया, तो ऐसे आपने घटनाएं सुनी होगी, तो ये हाईजैक कहलाएगी। तो इंटरनेट पे इसको क्या बोलते हैं? वेब हाईजैकिंग। ईमेल बॉम्बिंग, ये इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। ईमेल बॉम्बिंग क्या होता है? बड़ी संख्या में मेल भेजे। जैसे मान लीजिए आपका ऑनलाइन एग्जाम चल रहा है, तो ऑनलाइन एग्जाम को हैक करने वाले पता कैसे करते हैं? बहुत सारे मेल भेजते हैं। तो मेल भेजने के बाद वो जो सर्वर जहां तक जाना था वहां ना पहुंचकर उसका एक्सेस अलग ले लेते हैं, और फिर जब उसका मेल बम्बिंग बंद हो जाती है फिर एक्सेस उसके मिल जाता है, तो 2 जगह एक्सेस मिल जाता है उसका। तो ये यूज किया जाता है सबसे ज्यादा जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं उसमें जो सर्वर है उसको हैक करने के लिए। हालांकि अब तो बहुत हार्ड सर्वर आ गया है, अब इतना हैकिंग नहीं होती। साइबर मानहानि। नॉर्मली साइबर मानहानि क्या होगी? इंटरनेट के माध्यम से किसी की जो प्राइवेसी है उसको खराब करना, या किसी की छवि बनाकर उस पर व्यंग करना या बदतमीजी करना, ये कह सकते हैं, ये क्या कहलाएगी? साइबर मानहानि कहलाएगी। पोर्नोग्राफी सभी बच्चे जानते हैं, इसे बताने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी पोर्नोग्राफी क्या होती है। उसके बाद रैनसमवेयर। रैनसमवेयर यह एक फिरौती मांगने वाला, इंपॉर्टेंट रहेगा। रैनसमवेयर क्या होता है? तो फिरौती मांगने वाला सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम की फाइलों को एनक्रिप्टेड कर देता है।
कर देता है और उसे खोलने के बदले पैसे मांगता है कि भैया ये तो इनकरप्टेड है, आप इसमें पे करिए, फिर ये आपकी फाइलें खुलेंगी। नॉर्मल अकीरा, अकीरा हाल ही में भारत के अंदर देखा गया रैंसमवेयर था, काफी ज्यादा अलर्ट हुआ था इसके बारे में भी, तो अकीरा याद रखना। नेक्स्ट आ जाएगा बोटनेट अटैक। बोटनेट अटैक क्या होता है? कंप्यूटर से जितने भी ऑनलाइन डिवाइस जुड़े होते हैं, जो ऑनलाइन चलते हैं, जिनका यूज किया जा सकता है, तो उन सबको टारगेट करेगा और उन सबको टारगेट करने के बाद या तो पैसे मांग सकता है या उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है। डिजिटल अरेस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी आपके लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था और हो सकता है पूछ लिया भी जाए, तो इसको जरूर फोकस्ड रखना। अधिकारियों का रूप धारण करता है, बड़ा अधिकारी बन जाता है, या तो पुलिस वाला या जज, और उसके बाद उनके रिलेटिव जो भी होते हैं, बच्चा हो सकता है या कोई और हो सकता है, उन्हें डराया जाता है कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करी है, ड्रग्स मिला है, या इनको पकड़ लिया हमने, इसने ये गलत काम किया है, और फिर ऑनलाइन पैसे वसूलता है। यही मनी डिजिटल अरेस्ट कहलाता है। डीडोस अटैक, ये क्या है? डीडोस अटैक, इसका पूरा नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, पूरा नाम डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, इसका क्या काम है? इसका काम है टारगेट सर्वर या नेटवर्क पर इंटरनेट ट्रैफिक की बाढ़ ला देना, एकदम से बाढ़ आ जाती है। और ये भी क्या काम होता है? ये भी हैकिंग करने के लिए किया जाता है कि एक सर्वर ठीक चल रहा है, पेपर हो रहा है, और इंटरनेट सर्वर पर बाढ़ ला दी और उसका एक्सेस दूसरी जगह ले लिया, तो ये कहलाता है, या उसको बाधित कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी आपके लिए। और इसकी लैंग्वेज जरा ध्यान से देख लेते हैं। लक्षित, लक्षित का मतलब होता है टारगेट सर्वर, नेटवर्क पर इंटरनेट ट्रैफिक की बाढ़ लाकर उसे बाधित करना, इससे सर्वर ओवरलोड हो जाता है, ये क्या कहलाएगा? डी डोस कहलाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा डोस। सेवा का पूर्ण रूप से लाभ न उठा पाना, जैसे वेबसाइट पर 404 ये लिखा था, बहुत जगह देखा होगा तुमने। तो ये क्या होती है? ये नॉर्मली हम साइबर अपराध नहीं कह सकते, ये आपको इंटरनेट पर देखने के लिए मिलता है। जब सेवा, कई बार ऐसा होता है बैक एंड में कुछ काम चलता रहता है या अपडेट चलती रहती है, तो उस समय ये आपको देखने के लिए मिल सकता है। जीरो डे अटैक, ये क्या होता है? यह सॉफ्टवेयर की ऐसी सुरक्षा कमजोरी का फायदा उठाता है जिससे डेवलपर अनजान होता है। इसका उपयोग जो है इंटरनेट टू थिंग्स पर हमले के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा बैकडोर। बैकडोर का क्या काम है? ये जो है अनऑथोराइज्ड जो है रिमोट एक्सेस होता है। आप लैंग्वेज देख लीजिए एक बार। सुरक्षा कमजोरियों का फायदा उठाकर किसी पीसी पर अनाधिकृत रिमोट एक्सेस ले लेना, यानी उसका सारा एक्सेस किसी और के पास चला जाएगा, ये क्या कहलाएगा? बैकडोर। नेक्स्ट आ जाएगा आपका एडवेयर। देखिए मैंने आपको एक तो कीलॉगर पढ़ाया था, कीलॉगर, कीलॉगर, लॉगर, और दूसरा एडलॉगर पढ़ाया था। एडलॉगर को आप एडवेयर भी कह सकते हैं, एक प्रकार का मालवेयर जो आपके कंप्यूटर पर अवांछित यानी कि अनऑथोराइज्ड विज्ञापन प्रदर्शित करता रहता है। मैंने शुरू में ही आपको ये समझाया। स्मिशिंग एसएमएस के माध्यम से ये मैं आपको करा चुका हूं। साइबर ग्रूमिंग, साइबर ग्रूमिंग क्या होती है? सोशल मीडिया पर बच्चों से भावनात्मक संबंध बनाकर उनका यौन उत्पीड़न करना या उन्हें किसी तरह से उत्पीड़न देना, क्या कहलाएगा? साइबर ग्रूमिंग कहलाएगा। और इसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी क्लास हो रही है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र, इसकी स्थापना पूछेगा कहाँ की गई है, तो दिल्ली के अंदर 2017 में। वहीं इसकी फुल फॉर्म और उसके साथ साथ इसके कार्य याद रखना। CERT/IN, ये क्या है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स ट्रम, और इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। IT एक्ट 2000 की धारा 70 भी, धारा कोई सी भी नहीं रटनी। यह साइबर घटनाओं के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। पूछे कि साइबर घटनाओं के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी कौन सी हो जाएगी, फिर मार्क करना है अपने CERT। नेक्स्ट आ जाएगा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। गृह मंत्रालय ने इसका गठन किया है और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको देखने के लिए। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की तरह से एक तरह से विकसित किया गया है। दूसरा आ जाएगा यहाँ पर जो आपने याद रखना है, साइबर स्वच्छता केंद्र। बोटनेट क्लीनिंग, जो मैंने बोटनेट अभी आपको पढ़ा है, और मालवेयर विश्लेषण केंद्र है ये एक तरह से। और इसका जो ये पहल स्टार्ट की गई है, डिजिटल इंडिया पहल का ये हिस्सा है। और डिजिटल इंडिया पहल कब स्टार्ट की गई थी, ये नीचे आप आंसर करोगे, और जो जो बच्चा आंसर करेगा मुझे पता लगेगा कि ये बच्चा बहुत गंभीर है और पढ़ना भी चाहता है, क्योंकि क्लास यहाँ तक देख रहा है। उसके बाद आ जाएगा मूका हंटर। ये मूका हंटर AI जो है, ये RBI ने इसका गठन किया है, और ये RBI द्वारा इसलिए किया गया है कि जैसे आपके अकाउंट से चोरी हो जाता है, कोई पैसा चोरी हो जाता है, तो वो किसके अकाउंट में गया है उसको ट्रैक करने का काम कौन करता है? हंटर। रैड इको चीनी समूह का एक वायरस था जिसने जो है बिजली क्षेत्र पर मालवेयर से हमला किया था।
तो ये याद रखेंगे। उसके बाद आ जाएगा स्टोन पांडा। भारत बायोटिक और सीरम इंस्टीट्यूट, जिन्होंने कोविड की दवाई जो बनाई थी, कोविड जो है इसकी दवाई बनाई थी, इन पर हमला करने वाला कौन था? तो ये था स्टोन पांडा। तो बस इस क्लास के अंदर इतना ही है। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ मिलेगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और ये कंबाइंड पीडीएफ आज की क्लास के बाद तुरंत ही आपको मिल जाएगा देखने के लिए। मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।